गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शमुशी विद्यापीठ के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ कक्षा 9वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक मीन्स साइड बुक कृतिका की चैप्टर की व्याख्या के साथ। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस बुक में 5 चैप्टर दिए हुए हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, 2 चैप्टर 1 इस जल प्रलय में और चैप्टर 5 किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। इन दो चैप्टर्स को सीबीएसई ने इस बार के सिलेबस से हटा दिया है, यानी कि ये 2 चैप्टर्स हमें नहीं पढ़ने हैं। बाकी 3 चैप्टर्स जो हैं, मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी और माटी वाली, इन 3 चैप्टर्स को पढ़ना है। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2, जिसका शीर्षक है मेरे संग की औरतें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर की जो लेखिका हैं मृदुला गर्ग, इन्होंने इस चैप्टर के अंतर्गत इस चैप्टर को लिखने का उनका क्या उद्देश्य है, या वो लोगों को इस चैप्टर के माध्यम से क्या बताना चाहती है। तो देखिए, यह एक नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है। संस्मरण मीन्स होता है कि याद करना, ठीक है। तो हमारे साथ जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी हमारे बीते हुए समय की घटनाएं होती हैं, उनको जब हम कुछ दिनों बाद याद करके लिखते हैं तो उसे हम संस्मरण बोलते हैं। तो चूँकि गद्य शैली में, यानी कि गद्य कहानी की तरह लिखा हुआ है, इसलिए इसको संस्मरणात्मक गद्य बोला गया है। तो यह जो है एक नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, यह पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है। तो देखिए, जैसा कि चैप्टर का शीर्षक ही है मेरे संग की औरतें, देखिए शीर्षक से ही हमें ये क्लियर हो जाता है कि चैप्टर के अंतर्गत क्या दिया होगा। तो चूँकि लेखिका इनकी इस चैप्टर की जो है मृदुला गर्ग, इनके जीवन में कुछ औरतों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। तो उसी रोल को उद्घाटित करते हुए, यानी कि उनकी लाइफ में जो मुख्य औरतों का रोल है, उन्हीं औरतों के विषय में इन्होंने इस चैप्टर के अंतर्गत लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत होती है लेखिका जो है अपनी नानी से शुरू कर रही हैं चैप्टर को, नानी के विषय में कुछ बताते हुए। देखिए क्या बता रही हैं। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी, और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, पर्दानशी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। देखिए, ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में जो लेखिका शुरुआत कर रही हैं अपनी नानी के विषय में बताते हुए, और वो कह रही हैं कि उन्होंने अभी अपनी नानी को कभी देखा नहीं, लेकिन नानी के बारे में कहानियाँ सुनी हैं। इट मीन्स उनकी जो माँ थी, लेखिका की जो माँ थी, वो अपनी लेखिका की नानी के विषय में उनको बताया करती थी, जिसके माध्यम से लेखिका को ये पता चला था कि उनकी जो नानी थी वो पारंपरिक, यानी कि कल्चरल मीन्स परंपराओं को लेकर चलने वाली महिला थी। अनपढ़ थी, यानी कि पढ़ी लिखी नहीं थी। पर्दानशी मीन्स होता है पर्दा करने वाली स्त्री, यानी कि घूंघट में रहने वाली औरत थी। और जब उनकी शादी हुई तो उनके पति जो है तुरंत बैरिस्ट्री करने के लिए विलायत चले गए। लेकिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे वापस लौटे तो उन्होंने विलायती रीति रिवाज से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना शुरू किया, यानी कि वो विदेशी रंग में ढल गए थे। लेकिन उससे लेखिका की नानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कभी भी अपने रहन
रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ने दिया, यानी कि विलायती जो विदेशी रहन सहन था उसका कोई असर नहीं पड़ने दिया, और न ही कभी अपनी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार, यानी कि अपने पति को कभी नहीं बताया उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है। इस विषय में उन्होंने कभी अपने पति से बातचीत नहीं की। आगे बढ़ते हैं। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँहज़ोर हो उठी। मुँहज़ोर का मतलब बहुत बोलने वाली हो उठी। मीन्स कहानी यहाँ से शुरू होती है कि नानी जो है अभी बहुत कम उम्र की थी, तो उन्हें लगा कि वो अब मरने वाली हैं, हो सकता है उनको कुछ बीमारी हुई है जो भी हो, तो उनको ऐसा लगा कि वो मरने वाली हैं। तो उनकी जो बेटी थी यानी कि लेखिका की जो माँ थी, उनकी शादी की फ़िक्र ने उनको बहुत डरा दिया। तो इसलिए जो है वे एकदम से अचानक से बहुत बोलने वाली औरत में कन्वर्ट हो गई, यानी कि परिवर्तित हो गई। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दा नशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। मीन्स नानी ने जो है लेखिका की नानी ने नाना से ये इच्छा जाहिर की कि वो उनके एक दोस्त जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका नाम प्यारेलाल शर्मा था, उनसे मिलना चाहती थी। तो उनके इस फैसले पर लोगों को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो औरत अपने पति से मुँह खोल करके ढंग से बात नहीं करती थी, वो किसी दूसरे मर्द से मिलने की बात कर रही है, ये सोचकर थोड़ा सा लोगों को आश्चर्य हुआ। लेकिन चूँकि नाना समझदार आदमी थे, तो उन्होंने समय के नज़ाकत को समझा और अपने दोस्त को हाजिर किया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज़ था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्मा बरदार से हो। फर्मा बरदार मीन्स होता है आज्ञाकारी, मीन्स साहबों के बात सुनने वाले लोग। तो उनकी ये अंतिम इच्छा थी कि उनकी लड़की के लिए जो वर ढूंढना था, वर ढूंढने का काम था, यानी कि पति ढूंढने का काम था, वो उन्होंने प्यारेलाल शर्मा को दिया। और इसके लिए उन्होंने तर्क क्या दिया कि मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्मा बरदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रहीं। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। मीन्स लेखिका के कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी औरत जो पर्दा नशी थी, यानी कि पर्दे में रहने वाली थी, घर से कभी बाहर नहीं निकली थी, उसको अपनी आज़ादी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन देश की आज़ादी के प्रति उनका जो जुनून था वो इस समय लोगों को समझ में आया कि वो मरने से पहले जो है अपनी बेटी की शादी किसी साहब के घर में या किसी साहब के साहबों की आज्ञा मानने वाले के घर में नहीं करना चाहती थी, ऐसे लड़के से करवाना चाहती थी जो कि स्वतंत्रता सेनानी हो, अपने देश को आज़ाद कराने में जिसने हिस्सा लिया हो या जो हिस्सा ले रहा हो, ऐसे व्यक्ति से वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी। तो भले ही वो खुद उन्होंने अपने पति के जीवन में बहुत दखल अंदाजी नहीं की, लेकिन वो
पारंपरिक घरेलू और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। मीन्स ना तो उन्होंने अपने पति को अपनी तरह जीने के लिए मजबूर किया और ना ही खुद को पति के लाइफस्टाइल की तरह जीने के लिए मजबूर किया, यानी कि वो बिल्कुल आज़ाद ख्याल की थी, परंपरागत तरीके से जीने वाली औरत थी और उन्होंने मरते समय तक जो है अपनी इन बातों को बखूबी निभाया। आगे बढ़ते हैं। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की थी। देखिए, ध्यान दीजिए, अभी इसके पहले हमने जो चीज़ें पढ़ी उसमें लेखिका ने अपने नानी के बातों का जिक्र किया। अब यहाँ पर उनकी माँ यानी कि वो स्वयं की माँ के विषय में बता रही हैं कि चूँकि उनकी नानी की ये इच्छा थी कि एक स्वतंत्रता सेनानी से उनकी लड़की की शादी कर दी जाए, तो वही हुआ। एक आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले एक ऐसे लड़के से उनकी शादी हुई जिससे कि आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था और उनके पास पुश्तैनी धन दौलत कुछ भी नहीं था। और इस प्रकार से माँ जो है उनकी गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में और माँ की इच्छा को पूरी करने के चक्कर में जो है सादा जीवन जीने के लिए मजबूर हो गई थी। फिर प्रॉब्लम अब यहाँ खड़ी होती है कि उन्हें शादी के बाद जो है खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी। तो खादी, और माँ उनकी दुबली पतली रही होंगी तो खादी की साड़ी पहनने में उनको प्रॉब्लम होती थी। तो उन्हें खादी की साड़ी, लेखिका की माँ को खादी की साड़ी इतनी भारी लगती थी कि उनकी कमर जो है चनका खा जाती थी, यानी कि उनके प्रॉब्लम होती थी। तो जो है वो दिन में उन्हें साड़ी को लेकर कुछ शर्मिंदगी ना महसूस हो, इसके लिए वो क्या करती थी, रात भर जग करके साड़ी पहनने की प्रैक्टिस करती रहती थी। और वो इतनी दुबली पतली थी कि दादी ने उनके विषय में ये कमेंट किया था कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। ये एक सिंपल सी कहावत है कि कोई बहुत दुबला पतला होता है तो उसके लिए ये कहावत प्रयोग में लाते हैं कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। तो ये हुई आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी को, आगे की बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी चूँकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो 2-3 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के चैप्टर की व्याख्या के साथ हम नेक्स्ट डे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।